की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और एमओयू किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से ही उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। अगली बार इसमें इस विषय को, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आईपैड का, यानी इसको बढ़ाया जाएगा और जो रिटर्न मटेरियल है उसको कम किया जाएगा। ऐसा ही नियमों में टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। लंच ब्रेक में भोजन की व्यवस्था में भी इस बार कैंटीन की ओर से व्यवस्था की गई है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से हर विधायक 100 रुपये की थाली का एक सिस्टम बनाया गया है कैंटीन द्वारा, और वो एक अच्छा भोजन डिलीशियस जिसको कहना चाहिए वो कैंटीन वाले दे रहे हैं। आज मैंने स्वयं भी उसका अनुभव किया है, तो अच्छा ये सबने सराहा है इसको, इस नाते से इसको किया है। आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें प्रश्नोत्तर के बाद 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन रखे गए थे, और उस कॉलिंग अटेंशन मोशन में एक खनन से संबंधित था। विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से विषय रखा था, तो खनन के संबंध में कुछ शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है। लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी अवध करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हम लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं, ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल, इन 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो एफआईआर की संख्या उनके 7 साल में 871 थी, और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 एफआईआर हुई है, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है, उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है, उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। और केवल सख्ती नहीं, बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं, और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ठीक है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा हुई है, और अभी नूंह जिले में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गए। डीएसपी हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक एसआईटी बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 एफआईआर भी हुई हैं, और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी, और स्कूटर भी थे, 4 व्हीलर कारें भी थी, तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के
जो वहाँ से मिले उनको सबको पकड़ा गया, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा विषय जो मुझे आज आपके माध्यम से वो बताना है कि हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि हम 1 करोड़ रुपये प्रति जो पदक विजेता है उसको देते हैं। जो रजत सिल्वर का है, सिल्वर को 50 लाख रुपया, नहीं, स्वर्ण पदक को 1 करोड़ 50 लाख, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख, तो ये उनको राशि देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो फोर्थ है, यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी हैं जो चौथे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपये उनको देते हैं। कुल 43 खिलाड़ी हमारे वहाँ गए थे, जिसमें से 29 खिलाड़ियों को तो किसी न किसी रूप में पदक मिले हैं। एक फोर्थ है, अगर 30 ये मान लें तो बाकी 13 और है, उनको भी 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये सब वो उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास किया गया है वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी ख़त्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है, मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने विषय उठाया था, आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने। और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया, अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझना उनको पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम जो हमारी हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम देंगे। और हम ज़रूर आग्रह करते हैं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें फिर से आए, ताकि कुछ ज़िलों के जो कॉलेज हैं आसपास के वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलेट किए जाए। एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो हमने हाई कोर्ट में भी उसमें पार्टी बनने के लिए और एप्लीकेशन दी है, ताकि कोई भी फैसला और जो है हरियाणा की बात को सुने बिना हाई कोर्ट न कहे। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि क्यों ना इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दी जाए। हम उसके हक में नहीं है, हम तो कहते हैं कि अभी जो ये स्टेटस पहले था, इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये तीनों का ही इसमें शेयर रहना चाहिए। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर मुख्य विषय यही थे, बाकी जो फुटकर विषय आए हैं कल जब समापन के समय मैं अपना उत्तर दूंगा, उसमें और विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम साहब वापस लौट रहे हैं तो फिर एक बार उनसे भी देखा जाएगा कि उनके आने के बाद कार्यक्रम क्या क्या होंगे। हमारा सेशन भी कल खत्म होगा, इसका विचार करेंगे। सीएम साहब 2 मुद्दे सीएम साहब जो आपने आंकड़े रखे हैं, चाहे आज खनन के मामले में पूर्व की सरकार के साथ तुलनात्मक आंकड़े हो, या फिर कल गृह मंत्री ने जो क्राइम के आंकड़े पिछली सरकार के तुलनात्मक आंकड़े थे, जब भी तुलनात्मक आंकड़े रखते हैं आप किसी भी सेशन में, तो विपक्ष बहुत ज़्यादा शोरगुल का माहौल पैदा करता है। विपक्ष को ये रास क्यों नहीं आते आंकड़े? आखिर कुल मिला के आंकड़े जो हैं कभी भी एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होते, आंकड़े प्रतिशत फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हर चीज़ कभी न कभी बढ़ती रहती है और कभी कभी मानो कोई एक आध चीज़ ऐसी है एब्सोल्यूट आंकड़े में ज़्यादा भी होगी, लेकिन इन कंपैरिजन टू द लास्ट वो कितनी बढ़ी है, हमेशा हमेशा जो मूल्यांकन किया जाता है
वो प्रतिशत में किया जाता है। तो हमने प्रतिशत के हिसाब से जब उनको बताया तो उनका जो 7 साल में जितना कानूनी व्यवस्था बढ़ी, यानी 2005 से लेकर के 2014 तक, उसकी परसेंटेज के मुकाबले अब जो 2014 में हमने टेक ओवर किया तब से लेकर के और 2021 तक जो भी आंकड़े थे उसमें बहुत बड़ा अंतर था। कांग्रेस के समय में ये मान के चलो कि लगभग 150% यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ी थी आंकड़ों के हिसाब से, अब हमारी वृद्धि इन 7-8 सालों में 60% है। तो इसलिए वो आंकड़े उनको सूट नहीं करते हैं, तो अब शोर करते हैं हमारी बात क्यों करते हो, 8 साल पे तो आप बैठे हैं। भाई 10 साल आप भी रहे, 8 साल हम भी रहे, आखिर आबादी भी बढ़ रही है, बाकी भी सारी चीज़ें, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े बढ़ते नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी बढ़ते रहे हैं, अब भी बढ़ते रहे हैं। किस दर से पहले बढ़े हैं, किस दर से अब बढ़े हैं। आबादी भी बढ़ रही है, वाहन भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह की बाकी चीज़ें भी जो बढ़ रही हैं, उसमें बढ़ना तो कहीं भी रुकेगा ऐसा नहीं है, लेकिन गति बढ़ने की क्या है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम यानी अपनी जो है प्रोएक्टिविटी दिखाते हैं। जैसे एनडीपीएस है, एनडीपीएस में नारकोटिक्स के खिलाफ जो भी केसेस हैं वो स्वाभाविक है, जितने हम ज़्यादा बनाएंगे उतना कंट्रोल बनेगा। अब वो एफआईआर ज़्यादा होनी ही होनी है। अब उसको इस समय अगर ज़्यादा हमने की है तो प्रोएक्टिव होकर के वो हमारी उपलब्धि है कि एनडीपीएस में जो इस प्रकार के नारकोटिक्स के पहले वो खुले रूप से उन चीज़ों को चलने देते थे, रोकते नहीं थे। हम रोकते हैं तो एक्शन ज़्यादा लेते हैं। ऐसे ही आर्म्स एक्ट में भी जितने इलीगल आर्म्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने की है, तो एफआईआर तो उसकी बढ़ेगी ही। अगर हम ढिलाई बरतेंगे तो एफआईआर नहीं होंगी। हमने उसमें भी एफआईआर ज़्यादा की है। तो इसको अपने अपने तरीके से वो सोचते हैं, इसलिए उनको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर दृष्टि से जो हमारे समय की है या उससे पिछले समय की है, सब चीज़ों पर सख्ती से कार्रवाई। रेवेन्यू का आंकड़े भी रखे थे आपने, रेवेन्यू भी पिछले 7 सालों में ज़्यादा हुआ है। मैंने बताया अभी, हाँ मैंने बताया कि उनके 10 साल में जो 126 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ये उनको मिला है और हमें रेवेन्यू के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ये रेवेन्यू है। यानी एक प्रकार से 5 गुना 5 टाइम्स जो रेवेन्यू है वो उनके समय का हमारे समय में ज़्यादा बढ़ा है। तो कैसे कह सकते हैं कि माइनिंग इलीगल हो रही है। हाँ, इलीगल बिल्कुल बंद हो गई है, ये हमारा दावा नहीं है। हम इस पर और भी सख्ती करेंगे और आज जो 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है इसको बढ़ा करके और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। रिपोर्ट्स को लेकर के एक मंथन जो होता है, कहीं ना कहीं आप लोग कहते हैं कि सार्थक अगर कोई सलाह है तो उसको मानते हैं। 2 दिन की कार्रवाई में सर आप क्या देखते हैं, कोई ऐसे जो टेक अवे थे जिस पर सरकार आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जनहित के लिए इस पूरे मंथन में निकल कर आया हो, जनता के लिहाज से? देखिए, हाँ कई विषय, जैसे मानो आज कुछ बीबी बत्रा ने कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छे सुझाव दिए हैं, खासकर माइनिंग में दिए। हमने कहा ठीक है, आपके अच्छे सुझाव मानेंगे। जैसे अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी, क्योंकि हम तो पहले अपनी कार्यपद्धति अपनी सारी जो कार्यपद्धति में हमने ये चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार उठाई है, लेकिन आज जो नेता विपक्ष की नेता नहीं यानी विपक्ष की जो शिक्षा मंत्री पहले रही, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो हमने सर्वसम्मति से उनको पारित किया। तो इसलिए कोई विषय है जो स्टेट के इंटरेस्ट में सबको मिलकर रखते हैं, विपक्ष भी अगर अच्छा रखती है हम उसका समर्थन भी करते हैं और कुछ सुझाव अच्छे आते हैं तो उसको हम फॉलो भी करते हैं। बिहार के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, रिजाइन कर दिया नीतीश कुमार ने, सर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, उस पर आपकी क्या? देखिए, हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं और देखिए मेरे लिए जब तक मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ तो हरियाणा ही मेरे लिए दुनिया है। धन्यवाद।